चलो बेटा करें स्टार्ट। कैपिटल बस्टिंग के अंदर यूनिट 4 लीज और बाय डिसीजन। यहाँ पर मेन हमें ये देखना है भी कोई भी गुड्स अगर लीज पे दी जाती है तो उसका मतलब क्या होगा। पहली बार तो लीज का मतलब क्या है बताओ। ए लीज एज एन एग्रीमेंट, एक लीज हमारे पास में एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर ओनर ऑफ असेट्स, जो असेट्स का ओनर है, वो किसी दूसरे पर्सन को राइट दे देता है उस एसेट को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट पे अगर वो असेट हमें दे रहा है तो उसके बदले वो हमसे क्या कवर करेगा, रेंट कवर करेगा। अब यहाँ पे जो ओनर है एसेट्स का, जो ओनर है जो हमें लीज पे एसेट दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जो लीज पे ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में भाई लीज रेंटल का मतलब क्या है सर, उस टाइम पीरियड के लिए जो पीरियोडिक पेमेंट ली जा रही है, जो ईयरली पेमेंट ली जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीज रेंटल। लेसर टर्म क्या होगी बताओ सर, एक ऐसा नॉन कैंसिलेबल पीरियड जिसके अंदर उससे वो एसेट वापस नहीं ली जाएगी, यानी पहले एग्रीमेंट कर लिया जाएगा कि 5 साल तक तुमसे एसेट वापस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं जिसके अंदर बाद में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। पर साथ में ये भी क्लॉज ऐड किया जाता है, अगर तुम टाइमली पेमेंट नहीं करते, गेट बंद कर दो, अगर तुम टाइमली पेमेंट नहीं करते तो तुम्हें जो एसेट प्रोवाइड की गई है वो लेसर टर्म के पीरियड वाले टाइम पीरियड से पहले वापस ली जा सकती है। जैसे मान लो भी 5 साल का पीरियड फिक्स किया गया था, बट अगर ये मान लो भी ये लग रहा है भी तुम टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, रेंट की पेमेंट अगर तुम टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो 5 साल की जरूरी नहीं है, 2 साल बाद भी तुमसे वो एसेट वापस ली जा सकती है। ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ज्यादा कुछ रीड करने वाला टॉपिक नहीं है। उसके बाद में भी व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंसेप्शन ऑफ लीज, यहाँ पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं भी। इंसेप्शन का मतलब ये होगा एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर दो लिमिट हम लोग चेक कर रहे हैं, एक तो डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, दूसरा डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टी टू द प्रिंसिपल प्रोविजंस ऑफ द लीज। जिस दिन लीज एग्रीमेंट हुआ था वो, या फिर जिस दिन यहाँ पर कमिटमेंट किया गया था किसी भी चीज के लिए, चाहे पेमेंट के लिए हो चाहे वो एसेट प्रोवाइड करने के लिए हो, विच एवर इज अर्लियर। बट एक्चुअल में देखो तो दोनों चीजें एक ही है। लीज एग्रीमेंट कर लिया गया तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कमिटमेंट ही मानी जाती है। जहां लीज एग्रीमेंट हो गया ना तो उसको भी हम लोग कमिटमेंट ही मानते हैं। तो एक अलग से टॉपिक बना जरूर दिया बुक के अंदर, बट एक ही चीज है, जहां पर भी लीज एग्रीमेंट हो गया उसकी जो डेट है उस डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेप्शन ऑफ लीज, यानी लीज की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई। व्हाट इज ए नॉन कैंसिलेबल लीज, बताओ भाई। जो कैंसिलेबल नहीं होने वाली, यानी कि किसी भी केस में कैंसिल नहीं हो सकती, बट कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन जरूर आएंगी। क्या क्या एक्सेप्शन आएंगी, अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटीजेंसी। रिमोट कंटीजेंसी का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे इवेंट आ गए, कुछ ऐसी कंटीजेंसी आ गई जहां पर लीज को कैंसिल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं लेसर की परमिशन से अगर लेजी चाहता है तो वहां पर वो लीज को कैंसिल कर सकता है। अगर हम लोग ये कहते हैं भी ये लोग किसी नई लीज में एंटर कर जाते हैं और सेम पार्टी है दोनों के दोनों, तो उस केस में भी हम लोग लीज को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो एडिशनल अमाउंट वगैरह पे की जा रही है और उसके जो एग्रीमेंट है उसको चेंज किया जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं भी कैंसिल हो सकती है। बेटा फर्स्ट में ये लिखा गया था कोई भी ऐसी रिमोट कंटीजेंसी हो गई, जैसे मान लो तुमने कोई एसेट वगैरह प्रोवाइड की है किसी ऐसी कंट्री को, ठीक है, किसी ऐसी कंट्री को प्रोवाइड किए जहां पर वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया या कोई और ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से तुमने एग्रीमेंट कर लिया बट अब तुम वो एसेट वहां पर नहीं भेज सकते, समझ गए, तो वो लीज क्या होगी, कैंसिल हो गई, जिसके ऊपर कोई किसी के ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता। बिकॉज लीज कैंसिल जो यहाँ पर हुई है वो मजबूरी में हुई है, कुछ ऐसे कंटीजेंसी वाले हमारे पास में रीजन आ गए जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे। ठीक है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ जैसे जस्ट लाइक इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। एग्रीमेंट को चेंज करवाने के लिए उसके लिए दोनों एग्री हो तब बात है। तो जैसे मान लो भी एडिशनल अमाउंट पे कर दी और वो 5 साल की पीरियड को 7 साल करवा लिया, 8 साल करवा लिया, तो करवा सकते हैं। रिन्यू वर्ड तो यूज तब करते हैं जब वो पीरियड खत्म हो जाए। ठीक है ना, रिन्यू वर्ड तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। वही दो पार्टी अगर किसी नए एग्रीमेंट में एंटर कर जाए और दोनों ही सहमत हैं तभी एंटर होगा। ठीक है ना, दोनों ही सहमत हैं तभी एंटर होगा,
नए एग्रीमेंट में मतलब बेटा ऐसे बोल सकते हो भी 5 साल वाली पीरियड को 7 साल करवा लिया और दोनों उसके लिए एग्री हैं। एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं तो डी में आ जाएगा, एडिशनल अमाउंट वगैरह नहीं दे रहे तो सी में आ जाएगा। एडिशनल अमाउंट का मतलब बेटा एक्स्ट्रा पैसा देना स्टार्ट कर दिया। पहले रेंट चार्ज कर रहे थे 50,000, अब चार्ज करना स्टार्ट कर रहे हैं 60,000। हाँ, क्या हो गया बेटा, गालियाँ दे रहे हो? हैं? खाना पीना हो गया? चलो, चलो भाई। उसके बाद बेटा बेसिक प्रिंसिपल बताओ। आज बच्चे कम क्यों हैं? हम्म, चलो। बेसिक प्रिंसिपल बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ लीज के लिए। भाई यहाँ पर ना जो हम लोग लीज को कैटेगराइज करते हैं वो दो कैटेगरी बनाते हैं, एक फाइनेंस लीज और एक मेरे पास में ऑपरेटिंग लीज। बेटा ये चैप्टर तो खत्म होने वाला है, बस ध्यान से सुन लो। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस है? अगर किसी लीज को मैं फाइनेंस लीज बोलूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जहां पर फाइनेंशियली सारा का सारा रिस्क या फिर जो राइट है वो किसका हो जाएगा? लेजी का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जिसने एसेट्स रेंट वगैरह पे ली है, फाइनली वही उस एसेट को परचेज करने वाला है, उसी के पास राइट है, और फाइनली उसी की एसेट ओनरशिप में आ जाएगी, तो हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीज। अब एक बार पढ़ते हैं भाई, फिर तुम्हें क्लियर होगा। A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risk and rewards incident to ownership of an asset। सारी ओनरशिप है, सारी रिस्क रिवॉर्ड अगर सब कुछ ट्रांसफर कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंस लीज। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा? आएगा वो, आएगा। लीज एड बैक वाला टॉपिक आएगा। हम्म? बेटा लीज दो टाइप की होती है, एक तो कुछ टाइम पीरियड के लिए एसेट को दिया गया हो रेंट पे, एक ये होता है भी एसेट एक टाइप से हमने बेच ही दी बट पैसा मुझे अभी कवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रेंट के तौर पर पैसा मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस लीज। बट अगर तुम ये बोल दो भी तुमने 2-4 साल के लिए रेंट पे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज। वो हायर परचेज आ जाएगा। समझ गए? लीज का मतलब क्या होगा? किसी एसेट को तुम यहाँ पर रेंट पे ले रहे हो, बट उस एसेट्स को लेने के बाद अगर तुम्हारे पास राइट है भी आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 20 ईयर अगर तुम उस एसेट को परचेज कर सकते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंस लीज। और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज। द लीज। बेटा एक बार करवाने दो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद तुम्हारी क्वेरी आएगी नहीं। हुँ? क्या कर रहे हो? तरुणदीप बेटा परमिशन लेके आए हो? तुमने कॉल वॉल तो नहीं करवाई? पूछ के आए हो तीनों से या चारों से? क्वेश्चन क्या पूछे हैं मैंने अभी? पूछूंगा बेटा, अभी पूछूंगा। चलो भाई एक बार इसके एग्जाम्पल के ऊपर आओ भाई, फिर उसके बाद तुम लोग अपनी क्वेरी पूछना। द लीज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू द लेजी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। अभी लीज टर्म के एंड के अंदर ये जो एसेट्स है वो ट्रांसफर ही हो जाएगी। The lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date when option become exercisable, such that at the inception of lease it is reasonable certain that the option will be exercised। यहाँ पर मेंशन ये किया गया है लेजी के पास में ऑप्शन है परचेज करने का। जब उसको ये लगता है जिस टाइम मेरे पास परचेज करने का टाइम आया है, जैसे मान लो 10 ईयर की लीज थी, तो 10 साल के बाद जब परचेज करने का ऑप्शन आया तो वो चेक करेगा उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी प्रजेंट कंडीशन। अगर उसको लगता है भी प्रजेंट कंडीशन उसकी अच्छी है एज कंपेयर मार्केट वैल्यू से, तो उस केस में वो क्या करेगा बताओ? उसको परचेज करने का ऑप्शन यूज कर लेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। जैसे मान लो किसी एसेट की लाइफ ही है 20 साल की और तुमने लीज पे ले लिया 15 साल के लिए, 18 साल के लिए, तो हम लोग उस केस में क्या कहेंगे? मेजर टाइम पीरियड तो तुमने उस एसेट को एक्वायर ही कर लिया, तो एक टाइप से वो हमारे पास क्या होगी? फाइनेंस लीज हो गई। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या मेंशन है अभी? एट द इंसेप्शन ऑफ लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स अमाउंट टू एट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट्स। जो हम लोग यहाँ पर रेंट वगैरह दे रहे हैं ना, अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, जितना भी रेंट मैंने दिया है, अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट उस एसेट की कॉस्ट को कवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये एसेट जनरली तुमने सारी पेमेंट ही कर दी और फाइनल में जाकर तुम्हें ही रिसीव होने वाली है। तो फाइनेंस लीज के अंदर और कुछ भी नहीं है। फाइनेंस लीज में आज ही तुम्हें रिस्क रिवॉर्ड सारा मिल जाएगा,
और असेट्स ये तुम्हें फाइनली तुम्हें ही मिलने वाली है, टोटली अमाउंट तुम ही पे कर चुके हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल लीज। उसके बाद में भाई ई पॉइंट, द लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर सच दैट ओनली द लेजी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। अगर तुमने कोई एसेट किराए वगैरह पे दी है और सामने वाली पार्टी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुमने उस एसेट को बनाया है, चेंज किया है, तो इन फ्यूचर उस एसेट को कोई और यूज नहीं कर पाएगा विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, तो उस केस में भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये फाइनेंस लीज है। भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हें डिफरेंस इतना ही चेक करना है। फाइनेंस लीज का मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, जितनी उसकी लाइफ है लगभग वो लाइफ कवर हो जाएगी, जितनी उसकी कॉस्ट है लगभग वो कॉस्ट कवर हो जाएगी, या फिर स्पेसिफिकली वहां पर हमें ऑप्शन दे दिया जाएगा भी तुम परचेज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट में बस इतना ही था कि अगर कोई एसेट्स यहाँ पर स्पेसिफिकली बनाई गई है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई एसेट स्पेसिफिकली बनाई गई है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा उस केस में बताओ। तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बनाई गई है तो तुम ही उसको यूज कर सकते हो, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंस लीज। उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंस लीज। यहाँ तो दो ही पार्टी ने बेटा, एक तो लीज पे एसेट देने वाला, दूसरा लेने वाला। तो जो यहाँ पर जो पार्टी यहाँ पर एसेट को लेगी अगर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस लीज। डी, डी में ये बोला गया है जितनी हम लोग लीज पेमेंट ले रहे हैं ना, अगर उनकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो कॉस्ट को ही कवर कर रही है। तो ऑलमोस्ट वो एसेट उसी ने यूज कर ली, तो उसको हम लोग फाइनेंस लीज ही बोलेंगे। ऑलमोस्ट ईयर कवर हो गए बेटा, जो 18 ईयर कवर हो गए ना, तो एक टाइप से उस एसेट को तुमने ही यूज किया है, चाहे 2 साल के लिए बैक ही क्यों नहीं ले लियो। उसके बाद में भी व्हेन इज द लीज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज, अब यहाँ तो ये बता दिया जाएगा जो शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई भी एसेट वगैरह रेंट पे दी जा रही है, ठीक है, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज। तो एक बार डिफरेंस के ऊपर आ जाओ, फिर तुम्हें सारी की सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट, क्या बोलोगे, फाइनेंस लीज। लीज टर्म इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, ये ऑपरेटिंग लीज होगा। बेटा मतलब अभी तक समझ नहीं आया क्या, अगर 20 साल लाइफ है, 18 साल तक के लिए अगर तुमने वो सेट ले ली, तो अब इसमें क्या मतलब रह गया, मेजर पार्ट, मतलब इंग्लिश की लाइन क्लियर नहीं हुई क्या। लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, अगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ ही 20 साल है और 18 साल के लिए अगर तुमने उस एसेट को एक्वायर कर लिया, लीज पे ले लिया, तब उसके बाद में उसकी लाइफ का कोई हिस्सा सिग्निफिकेंटली नहीं बचने वाला। क्लियर। और ऑपरेटिंग में क्या होगा, सर इकोनॉमिक लाइफ को कवर नहीं कर रही, लाइफ है 20 साल की, हम लोग एसेट को दे रहे हैं 10 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल के लिए। सेकंड पॉइंट है भाई अंडर फाइनेंसली, जितने मतलब बता चुका हूँ ना, उसी को यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर ब्रीफ में दोबारा बताया गया है, अलग से कुछ नहीं है भाई। अंडर फाइनेंस लीज द लेजर ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सारे के सारे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं लेजी को, और यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिस्क वगैरह कौन बियर करेगा, लेजी बियर करेगा फाइनेंस लीज में, और यहाँ बियर करेगा लेजर। उसके बाद भाई कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन, ये पता है हमारे पास में लीज जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, बिकॉज टाइम पीरियड काफ़ी आगे तक का होगा, ये हमें कंफर्म है। बट ऑपरेटिंग लीज में ये हमें सर्टेन नहीं है, ये हमें कंफर्म नहीं है, ये हमें श्योर नहीं है, पता नहीं 2 साल बाद हम लोग लीज को कैंसिल करवा दें, 1 साल बाद करवा दें, 3 साल बाद करवा दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज जो हमारे पास होगी जनरली नॉन कैंसिलेबल है, जनरली हमारे पास में नॉन कैंसिलेबल है, अदरवाइज जहां तक हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा वाले एक्सेप्शन वाले पॉइंट इनकर ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वाले पॉइंट ना आ जाए, अदरवाइज के बाद में इन लोगों ने यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर वो वाले पॉइंट आएंगे जो हम लोगों ने ऊपर रीड आउट किए थे। ठीक है, ऑपरेटिंग रीज जनरली हमारे पास कैंसिलेबल होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं किया गया तो ऑपरेटिंग लीज को तुम कभी भी कैंसिल करवा सकते हो। भाई मोटी मोटी कहानी एक ही है, फाइनेंस लीज के अंदर असेट के ऊपर राइट किसका हो जाता है, लेजी का, और ऑपरेटिंग लीज के अंदर, ठीक है, फाइनेंस लीज के अंदर सारा रिस्क रिवॉर्ड और उसके बाद में सारी अमाउंट ऑलमोस्ट पे हो चुकी होती है। ठीक है, बस यही टॉपिक मेन मेन चलेगा।
अब मैं डेप्ट फाइनेंसिंग करूं किसी भी पैसे को अरेंज करने के लिए, या लीज फाइनेंसिंग करूं, एक टॉपिक रह गया लास्ट में। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कौन बियर करेगा? फाइनेंस के अंदर तो, और ऑपरेटिंग के अंदर। अब आओ भाई, अगर मुझे पैसा अरेंज करना है तो मैं डेप्ट फाइनेंसिंग करूं। डेप्ट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा? मैं डिबेंचर वगैरह इश्यू करूं, लोन वगैरह इश्यू करूं, ठीक है, उसके बेस पे मैं अपना काम चलाऊं, या फिर मैं किसी एसेट्स को लीज पर ले लूं। इनमें से मैं कौन सा काम करूं, वो बेटा हमें चेक करना होगा। कि जैसे मान लो डेप्ट फाइनेंसिंग के अंदर मुझे ईयरली इंटरेस्ट देना है, तो मुझे देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में जाकर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितनी आ रही है। समझ गए? फिर हमें लीज फाइनेंसिंग के अंदर देखना होगा कि जो हम लोग लीज पे पैसा या फिर लीज पे एसेट ले रहे हैं, उस एसेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी। यानी दोनों रिटर्न को, दोनों परसेंटेज को आपस में करोगे कंपेयर। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग के साथ। जो लोअर होगी हम लोग वही वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर? ये बात जो मैंने बताई है ये यहाँ मेंशन है। क्या चेक कर रहे हैं भाई? डेप्ट के अंदर हम लोग चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या फिर कॉस्ट ऑफ लोन, और लीज फाइनेंसिंग में हम लोग चेक करेंगे हमारे पास में लीज फाइनेंसिंग का खर्चा कितना आ रहा है, किस रेट से खर्चा आ रहा है। कंपेयर करो दोनों को, जिसमें तुम्हें लोअर खर्चा लग रहा है, या फिर ये बोल दो जिसमें तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें उसी ऑप्शन को यूज करना है। क्लियर? अगर मैं इसी टर्म को अमाउंट में निकाल दूं, तो अमाउंट में मैं क्या बोलने वाला हूं? मैंने मान लो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अगर मैं डेप्ट फाइनेंसिंग करता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का ब्याज देना है, तो क्या बोलेंगे? 3 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ सर पहले केस में। अगर मैं कहता हूँ लीज फाइनेंसिंग है तो मुझे रेंट देना है 1,80,000, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? 3,20,000 का बेनिफिट हो गया सर। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो वो हमें चेक करना है क्या मैं डेप्ट फाइनेंसिंग करूँ या फिर मैं लीज फाइनेंसिंग करूँ। ट्रिपल नेट लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही लाइन का टॉपिक है। ट्रिपल नेट लीज इज एग्रीमेंट ऑन ए प्रॉपर्टी वेयर द टेनेंट और लेसी एग्री टू पे ऑल द रियल स्टेट टैक्सेस। ध्यान रखना, रियल स्टेट टैक्सेस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस या मेंटेनेंस के कोई भी खर्चे, अगर ये पूरे के पूरे जिसने एसेट्स एक्वायर किए लीज के ऊपर, अगर वो पे करने के लिए एग्री हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल नेट लीज। उसके बाद टॉपिक आता है बेटा सेल एंड लीज बैक लीजिंग। सेल एंड लीज बैक लीजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई एसेट है, ठीक है, मेरे पास कोई एसेट है, वो एसेट मैंने तुम्हें सेल कर दी पैसों के लिए, तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो एसेट कर दी सेल। बट मुझे उस एसेट को यूज भी करना है, मुझे उस एसेट को यूज भी करना है, मैंने तुमसे वही एसेट लीज बैक पे ले ली। तो ऐसी भी चीजें होती हैं एक बार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मेरी बात समझ गए? मैंने पहले एसेट किसी पर्सन को सेल कर दी, मुझे पैसा चाहिए था, मैंने पैसा ले लिया, देन मुझे वही एसेट अपने बिजनेस के लिए यूज भी करनी है, तो मैं सामने वाली पार्टी को क्या कहता हूँ? ये एसेट मुझे लीज बैक पे दे दो, जिसको मैं यूज करने वाला हूँ, जिसके बदले मैं तुम्हें मंथली रेंट या ईयरली रेंट देता रहूंगा। उसके बाद में भी सेल एट लीज व्हेन द लेजर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेलर यूजुअली मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट। भाई अगर यहाँ पर ये मान के चलो कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला पर्सन है जिससे एज ए लेजी मैं कांटेक्ट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ भाई मुझे इस टाइप की मशीन चाहिए, खरीदनी नहीं है, तुम बना दो, तुमसे रेंट पे ले लूंगा मैं। समझ गए मेरी बात? खरीदनी नहीं है मुझे, तुम बना दो, तुमसे मैं रेंट पे ले लूंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल एट लीज। इसका मतलब ये होगा बेटा, सेल करने के पर्पज से कस्टमर से जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर मिला है उसी के बेस पे बना दो, और उसी को फिर बाद में क्या कर दो? लीज पे दे दो। लीवरेज लीज समटाइम्स assets are so costly that a single lessor may not be able to provide the assets। कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिसको एक पर्सन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता या फिर फाइनेंस नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लेसर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप के अंदर उस एसेट्स को करते हैं फाइनेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिवरेज लीज। लिवरेज का मतलब भाई जहां पैसों की कमी है वहां पर मैनी पर्सन एक ग्रुप बनाकर, मैनी के अंदर 2 भी हो सकते हैं, मैनी में 20 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उनके एग्रीमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा उस कोस्ट के ऊपर। तो वहां पर क्या अप्लीकेबल होगी? लीवरेज लीज अप्लीकेबल होगी। बताओ बेटा, यहाँ तक बात क्लियर? ट्रिपल नेट लीज का मतलब ये बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, रिपेयरिंग हो गया, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स है, इन तीनों का ठेका ले ले। कौन ठेका ले ले? जिसने लीज पे एसेट्स लिए वही पे करेगा। ठीक है लेजी? लेजी कहता है मैं ही पे करूंगा, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल नेट लीज। हाँ भाई।
सेल एंड लीज बैक लीजिंग, भाई मुझे कोई एसेट चाहिए, ठीक है, बट मुझे पैसा भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपनी एसेट को एक बार सेल कर दिया, अपनी एसेट को एक बार मैंने सेल कर दिया, और जिसको मैंने सेल किया है, सेल करने से पहले बोल दिया था कि ये एसेट मैं वापस लीज बैक पे लूंगा बिकॉज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक लीजिंग। हाँ, लीज एग्रीमेंट साथ में होता है बेटा, अगर सेल की जा रही है तो लीज एग्रीमेंट भी साथ में होता है, ताकि वो एसेट किसी और को लीज पे ना दे दी जाए। हाँ भाई प्रिया पूछो। बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है, रियल लाइफ में ये तीनों ही अप्लीकेबल होते हैं। सेकंड भी होता है, भाई पहले तुम किसी पर्सन को जाके बोल रहे हो भी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कोई एसेट चाहिए, ठीक है, और देन उसके बाद में तुम क्या बोल रहे हो, ये जो एसेट चाहिए ना मुझे परचेज नहीं करनी है, बस तुम मुझे बना के दे दो, मैं इसको रेंट पे लेने वाली हूँ, लेट वाले सिस्टम वगैरह में होता है, ठीक है, बट मेनली ये चीज़ें ना मशीन के ऊपर ज़्यादा होती हैं, ऐसी वाली मशीनें जो काफ़ी कॉस्टली हैं, ठीक है, तो उस केस में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो मशीन वाले केस में ये टॉपिक अप्लीकेबल करती हैं। सुमित, क्या बात चल रही है बेटा, क्यों हंस रहे हो, क्या बेटा, ये वाले सिस्टम ना छोड़ दो सुमित, मैं ना कई बार तुम्हें देख देख के इरिटेट हो गया हूँ, और मुझे अब बस यही बोलने की ज़रूरत है, बेटा बाहर निकल जाओ, इसे थोड़ा सा या तो अपने आप को कंट्रोल करो, या नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो, कोई फायदा नहीं है। भाई बेटा ये मानो, ये देखो, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरा ये मोबाइल है 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो ये 5, बेटा टॉपिक क्लियर करो, प्रिया, चनों के लिए लड़ रहे हो क्या, अच्छा, कभी इसने ज़्यादा खा लिया मैंने कम खाए, ऐसा कुछ तो नहीं है, चलो बेटा प्लीज़ ये टॉपिक क्लियर करते हैं, इस मोबाइल की रिक्वायरमेंट भी है मुझे, बट मुझे पैसों की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, ये मोबाइल सेल कर दिया, एक पैसे वाली पार्टी देखी समय, इसको मैंने सेल कर दिया, इससे मैंने 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, अब साथ में मैं क्या कह रहा हूँ, बेटा मुझे इस मोबाइल की जरूरत भी है, ठीक है, तो ये कहता है सर लीज पे ले लो, ठीक है, 10,000 रुपये महीने का मैं आपसे रेंट लूंगा, समझ गए, तो इस केस में क्या होगा भाई, अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको मुझे सेल भी करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मनी, बट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो मैं सेल के साथ लीज बैक का भी एग्रीमेंट साथ में ही बनवा लूंगा, सेल के साथ लीज बैक का एग्रीमेंट भी मैं साथ में बनवा लूंगा। बताओ भी इसको, सेल एट लीज क्या होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर कोई एसेट तुम बनवा रहे हो मैन्युफैक्चरर से, अगर तुम कोई एसेट बनवा रहे हो मैन्युफैक्चरर से, तो उसके बाद में क्या होगा, तुम ये कह रहे हो भी मुझे ये एसेट परचेज नहीं करनी, मुझे ये एसेट लीज पे चाहिए, तो अगर ऐसी कोई एसेट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाई गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल एट लीज। आओ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इन लीज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, लीज सिस्टम के ऊपर इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, ए शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफन कैंसिलेबल, जो कैंसिल हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजुअल टाइप ऑफ लीज, इनमें से कौन सी लीज का टाइप नहीं है, अंडर इनकम टैक्स प्रोविजन डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट इज अलाउड टू, किसको अलाउ होगा, a lease which is generally not cancelable and covers full economic life of the asset, lease which includes a third party is known as, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, बताओ बेटा थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, सर जहां पर बहुत सारे लेसर हो जाएं, क्योंकि एक तो वहां पर पॉसिबल नहीं है, एक के लिए पॉसिबल नहीं है उस एसेट्स को फाइनेंस करना, उस एसेट्स को बनाना। सेवंथ, सेवंथ में क्या होगा बताओ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजी, ए लीज इज ए लीज उसके लिए क्या है, सर फाइनेंसिंग को अरेंज करने का तरीका है, अगर मैं बात करूं यही लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सर, उसके बाद भी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन विच फर्म्स डू नॉट बोरो मनी रेदर लीज देयर एसेट्स इज क्लासिफाइड एज, बताओ भाई लीज, यानी कहने का मतलब ये हो गया अभी कोई यहाँ पर बोरो नहीं कर रहा है, इसके बदले वो लीज पे एसेट्स को ले रहा है, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, लीज। बेटा उसके बाद में निकाल लो चैप्टर नंबर, डिविडेंड पॉलिसी हो गया था, अच्छा चलो 1 मिनट मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर हो गए, एक सेकंड एक सेकंड, फर्स्ट चैप्टर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया,
और फिफ्थ हो गया, यही बात है। उसके बाद में सेकंड, सिक्स, सेवन, एट, चार चैप्टर रह गए, चार हो गए। चलो बेटा, भाई चार चैप्टर हो गए ना बेटा, इससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस हो गया है, 55-60 के अप्रॉक्स हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग के अंदर पार्ट हमारा ज्यादा कवर होता है। चलो बेटा, कल वाले टॉपिक आपको आते हैं ना, अब आ जाओ आगे, तुमसे पूछूं क्वेश्चन। चलो भाई, कोई डाउट और?